welcome back to the channel. So from this video, we are going to start our chapter 1 Python revision tour 1. In the previous two videos, we have discussed about what is Python and in second video, what is ideally. जिसमें अपनी सारी प्रोग्रामिंग करने वाले in further videos. तो अगर अभी तक आपने वो दोनों वीडियोस चेक नहीं करें, then go and check. बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप आगे कंप्यूटर साइंस बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो उनको समझना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है. तो चलो चैप्टर 1 दैट इज पाइथन रिवीजन टूर फर्स्ट. ये हमारा कंप्लीटली क्लास 11th का बेसिक है. जब हमने क्लास 11th में पढ़ा था तो बहुत इजी होगा, बस थोड़ा सा फोकसली हमें पढ़ना है और जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन उस पर साथ साथ ध्यान देना है. चलो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो इन दिस वीडियो we will be talking about Python basics and tokens, data types, variables in assignment, input and output, operators, type conversion, strings, list, tuple, dict and set, control flow and function. तो ये सारा जो भी हम पढ़ने वाले हैं वो आपके कंप्लीट क्लास 12th के कंप्यूटर साइंस सिलेबस से ही लिया गया है. कंप्लीट इट इज बेस्ड ऑन योर सिलेबस. सो अगर आप ये बहुत अच्छे से समझ लेते हो तो उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं होगा. चलो मूविंग अहेड. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज पाइथन टोकन्स एंड फंडामेंटल्स. तो जब भी हम पाइथन की बात करते हैं तो पाइथन में कुछ टोकन्स होते हैं, मींस स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो हमें हमारे प्रोग्राम को लिखने में हेल्प करती हैं. सो वही हम इस वाले स्लाइड में देखने वाले हैं. सो फर्स्ट वी आर हैविंग कीवर्ड्स. क्या है? कीवर्ड्स. तो कीवर्ड्स के लिए हमें बस दो वर्ड माइंड में रखने हैं, दैट आर रिजर्व्ड वर्ड्स. तो कीवर्ड्स क्या होते हैं? रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिनका स्पेशल मीनिंग होता है हमारे पाइथन में. मींस अगर आपने क्लास 11th में कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ी है तो जब भी हम इफ और एल्स के बारे में सुनते हैं तो हमारे माइंड में डायरेक्टली क्या हिट होता है? कंडीशनल स्टेटमेंट्स, जहां पे हम कंडीशंस को चेक करते थे. सिमिलरली जब भी हम फॉर और व्हाइल के बारे में सुनते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है? कि लूपिंग स्टेटमेंट, जहां पे अपने लूप्स लगाते थे. तो ऐसे वर्ड्स जिनका पाइथन में कुछ मतलब होता है और पाइथन उनको समझता है कि अगर मुझे इफ और एल्स मिल रहा है तो मुझे कंडीशनल स्टेटमेंट समझना है इस बात को. अगर मुझे फॉर और व्हाइल मिल रहा है तो मुझे समझना है कि यहाँ पे लूपिंग स्टेटमेंट है. सिंपल. वन मोर थिंग जो पूछ लिया जाता है कभी कभी कि हमारे पाइथन में टोटल 32 कीवर्ड्स हैं. कितने कीवर्ड्स हैं? 32. तो इसको नोट बना के लिख लेना कि हम जब भी पाइथन की बात करते हैं तो 32 कीवर्ड्स है हमारे पाइथन में. नेक्स्ट वी आर हैविंग आइडेंटिफायर. अब आइडेंटिफायर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एक्चुअली सबसे एक कॉमन डाउट होता है बच्चों के माइंड में, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिफायर एंड वेरिएबल. तो एक्चुअली आइडेंटिफायर और वेरिएबल सेम बिल्कुल नहीं है. लगते सेम है लेकिन सेम नहीं है. मान लो, चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि मैंने कहा a इज इक्वल्स टू 5. मैंने क्या कहा? a इज इक्वल्स टू 5. अब a इज इक्वल्स टू 5 मीन्स a एक वेरिएबल बना है जिसमें 5 वैल्यू स्टोर है. लेकिन अगर आपको याद हो, मैंने फर्स्ट वीडियो में कहा था कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं वो एक्चुअली कंटेनर होते हैं. क्या होते हैं? कंटेनर होते हैं जो कुछ वैल्यू को स्टोर करते हैं. तो वेरिएबल ने क्या काम करा? इस कंटेनर को बनाया. इस कंटेनर का नाम क्या होगा? जो हमने अपने वेरिएबल के नेम को दिया है, दैट इज a. और उसमें वैल्यू क्या स्टोर होगी? 5. अब दो मैं डेफिनेशन बोलूंगी, अपने माइंड में फ्रेम करते जाना. वेरिएबल क्या होते हैं? कंटेनर दैट स्टोर सम वैल्यू. तो वेरिएबल ने हमें कंटेनर बना के दिया, लेकिन उस कंटेनर का नेम क्या है? आइडेंटिफायर. राइट. सो आइडेंटिफायर आर द नेम गिवन टू अ वेरिएबल. सिंपल. सो वेरिएबल इज अ कंटेनर. उस कंटेनर का जो नेम होगा या फिर जो हमारे वेरिएबल का नेम होगा, दैट इज आवर आइडेंटिफायर. आई होप इट इज क्लियर. अब कुछ चीजें और हमें माइंड में रखनी है. कुछ रूल्स हैं जब हम आइडेंटिफायर को लिखते हैं कि स्टार्टिंग में, फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहा कि मेरे पास एक वेरिएबल है 1a, तो क्या ये वेरिएबल पॉसिबल है? कमेंट करके बताना. क्या ये हम ऐसे वेरिएबल बना सकते हैं? यस, बिल्कुल नहीं बना सकते. क्यों नहीं बना सकते हैं? जब भी हम अपने वेरिएबल नेम के आइडेंटिफायर की बात करेंगे तो उसका एक रूल होता है कि जब आप वेरिएबल का नेम रखते हो तो स्टार्टिंग में कभी नंबर नहीं हो सकता है. प्लस स्टार्टिंग में अगर आप दो चीजें यूज कर सकते हो, या तो कैरेक्टर या तो आपके लेटर्स. अच्छा, जो कैरेक्टर होगा वो सिर्फ अंडरस्कोर हो सकता है. अब आप कहो कि मुझे ये लिखना है $, फिर a, तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर हम यूज तो कर सकते हैं आइडेंटिफायर के नेम में, लेकिन स्टार्टिंग में सिर्फ अंडरस्कोर आता है. अंडरस्कोर आपका ये वाला सिंबल है और कुछ नहीं लिख सकते. तो ये हमारे पास होते हैं हमारे आइडेंटिफायर. नेक्स्ट वी आर हैविंग लिटरल. अब अगर आप ध्यान दो तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? a इज इक्वल्स टू 5. a क्या हो गया? आइडेंटिफायर. उसमें एक वैल्यू असाइन हो रही है, दैट इज 5. तो जो भी वैल्यू हम रखते हैं
जो वैल्यू हम किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं वो हमारे पास लिटरल बन जाता है। क्या बन जाता है? लिटरल। अब लिटरल किसी भी टाइप का हो सकता है, लिटरल आपका इंटीजर हो सकता है, लिटरल आपका बूलियन हो सकता है, लिटरल आपका फ्लोट हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, लिस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अभी हम आगे देखेंगे डेटा टाइप। तो जितने टाइप के डेटा टाइप होते हैं वो सारी वैल्यूज हम अपनी वैल्यू में रख सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जब भी हमें कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी हो हमारे पाइथन में, तब हम ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ऑपरेटर्स। एक्चुअली हमने कुछ ऑपरेटर्स अभी तक पढ़े भी हैं। हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने प्लस पढ़ा है, हमने माइनस पढ़ा है, हमने मल्टीप्लाई पढ़ा है, हमने डिवीजन पढ़ा है। तो ये जो चार ऑपरेटर अभी हमने देखे, ये सारे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर हैं। लेकिन पाइथन में सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेटर नहीं होते, हमारे पाइथन में मल्टीपल काइंड ऑफ ऑपरेटर होते हैं। जैसे कि रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर जिसका हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं, और मेंबरशिप ऑपरेटर। तो ये सारे ऑपरेटर होते हैं जिनको अभी हम वन बाय वन अपने आगे वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वी आर हैविंग पंचुएटर्स। पंचुएटर्स एक्चुअली कुछ स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं हमारे प्रोग्राम को कंप्लीट करने में। फॉर एग्जाम्पल, हमने अपने 11th में देखे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स, लूपिंग स्टेटमेंट, सबने पढ़ा है, राइट? जब हम कंडीशनल स्टेटमेंट लिखते थे तो हम क्या लिखते थे? इफ, उसके बाद हमारी कंडीशन आ जाती थी, फिर उसके बाद यहाँ पे कॉलन आता था। क्या आता था? कॉलन आता था। वो कॉलन क्या रिप्रेजेंट करता था? कॉलन बताता था कि आपने जो कंडीशन लिखी है या जो आपने ब्लॉक एक क्रिएट करा है उसका स्कोप क्या है। मींस मान लो कि मैंने यहाँ पे कॉलन लगा दिया, लग गया कॉलन। अब एक्चुअली जो भी हम अपने इस कंडीशनल स्टेटमेंट में लाइंस लिखते थे वो थोड़ी इंडेंटेशन पे लिखते थे। इंडेंटेशन इज द गैप। तो वो इंडेंटेशन हमें अलाउ करती थी या हेल्प करती थी हमारी चीज को एक ब्लॉक में कंसोल कर, एनक्लोज करने के लिए, वी कैन से। तो वो जो हम इंडेंटेशन करके अपने कोड को एनक्लोज करते थे, तो वो हमें अलाउ हमारा ये सिंबल कर रहा था। दैट इज योर पंचुएटर। आप सबने ग्रामर में भी पंचुएशन पढ़ा है, तो पंचुएशन इज सेम एज पंचुएटर, आप ऐसे माइंड में रख सकते हो। सो मूविंग अहेड, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है डेटा टाइप्स इन पाइथन। नाउ व्हाट इज डेटा टाइप? जो भी हमारा डेटा है उसका टाइप क्या है, इज योर नेम इज कॉल्ड एज डेटा टाइप। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने बारे में इंफॉर्मेशन दूं, लेट्स से माय नेम इज ABC, माय एज इज फॉर एग्जांपल 19 फॉर एग्जांपल, एंड माय फोन नंबर इज फॉर एग्जांपल 1234। मैंने 3 वेरिएबल बनाए, माय नेम, माय एज, माय फोन नंबर। अब बताओ नेम का डेटा टाइप क्या होगा? यस, स्ट्रिंग होगा। एज का डेटा टाइप क्या होगा? करेक्ट, एज का क्या होगा? इंट होगा। अब फ्लोट क्यों नहीं हो सकता? कोई अपनी एज 19.5 तो नहीं लिखता इन जनरल। अगर हम कहीं पे लिखते हैं एक इंटीजर वैल्यू होती है तो इंटीजर होगा। सिमिलरली जो मेरा मोबाइल नंबर है या फोन नंबर है वो भी क्या होगा? एक इंटीजर होगा। सो बेस्ड अपॉन द डेटा उसके कुछ टाइप्स होते हैं। तो वो डेटा टाइप्स अब हम एक एक करके अपने पढ़ेंगे। फर्स्ट वी आर हैविंग इंट। इंट क्या होता है? होल नंबर जिसमें डेसिमल वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। और जब भी हम इंट की बात करते हैं तो उसकी कोई साइज लिमिट भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक्स इज इक्वल टू 10। देखो मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसमें 10 वैल्यू स्टोर कर दी। सो इट इज अ इंट डेटा टाइप। नेक्स्ट है हमारे पास फ्लोट। जो हमारे मैथ्स में डेसिमल होते हैं उनको हम पाइथन में फ्लोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लोट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा x इज इक्वल टू 3.14, तो यहाँ पे डेसिमल आ गया, तो जहां पे डेसिमल वैल्यू होगी वही हमारे फ्लोट डेटा टाइप होता है। तो फ्लोट आपके रियल नंबर्स कहलाते हैं या रियल नंबर्स के कलेक्शन से बनते हैं। इंट आपके होल नंबर के कलेक्शन से बनते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स आपको बहुत रेयरली यूज होता है लेकिन हमारे सिलेबस में है तो हमें पता होना चाहिए। एक्चुअली कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप क्या होता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट। क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने लिखा x इज इक्वल टू 3.14, x एक वेरिएबल बनाया, उसमें क्या वैल्यू स्टोर है? 3 प्लस 4j। हेयर 3 इज माई रियल नंबर और जिसके साथ ये j कैरेक्टर होगा वो एक्चुअली आपका इमेजिनरी पार्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? इमेजिनरी पार्ट। तो एक तरीका है कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे डिफाइन करना। एक तरीका है कि आप कॉम्प्लेक्स फंक्शन यूज कर दो। पैरेंथेसिस है, जहां पे पैरेंथेसिस देखने को मिल जाए, समझ जाओ वही आपका एक फंक्शन है। तो जहां पे आपको ये नंबर्स ओनली देना और आप चाहते हो कि मुझे आउटपुट ऐसा कुछ मिले, तो डायरेक्टली यूज कॉम्प्लेक्स फंक्शन, सिंपल। नेक्स्ट वी आर हैविंग बूलियन डेटा टाइप। अब बूलियन डेटा टाइप हम काफी जगह देखेंगे। इवन जब अपने हम टाइप ऑफ ऑपरेटर देखेंगे तो हम देखेंगे उनका रिटर्न टाइप बूलियन होता है काफी ऑपरेटर्स का। तो बूलियन क्या होता है? जब मेरे पास सिर्फ 2 वैल्यू स्टोर करने के लिए, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स, या फिर यस या नो। फॉर एग्जाम्पल,
अगर मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन कहूं कि वेदर द गिवन मैसेज इज स्पैम और नॉट, इसकी कितनी वैल्यूज होंगी? या तो स्पैम होगा या तो स्पैम नहीं होगा। तो सिमिलरली जहां पे हमारे पास वैल्यू सिर्फ दो ही टाइप की, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूँ 15 इज ग्रेटर देन 10, क्या ये सच बात है? तो आप कहोगे हाँ क्या ना, तो ही तो रिप्लाई होंगे। तो जहां पे हमारे पास सिर्फ टू आउटपुट हो उनको हम कहते हैं अपना बूलियन डेटा टाइप। सो जब भी हम बूलियन डेटा टाइप की बात करते हैं तो सिर्फ दो ही वैल्यू होंगी, ट्रू और फॉल्स। एक चीज माइंड में रखनी है, अब ट्रू एंड फॉल्स ये मुझे पता है, इसका मतलब भी बूलियन है, तो ये दोनों एक कीवर्ड हैं, यही हम बात कर रहे थे पीछे कीवर्ड की। एक चीज माइंड में रखने वाली कि जब भी हम ट्रू और फॉल्स की बात करेंगे इनका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। क्या होता है? कैपिटल होता है, यस। नेक्स्ट वी आर हैविंग स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। अच्छा एक और चीज, ये जो अभी तक हमने पढ़े इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स और बूलियन, ये चारों हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप थे। क्या थे? प्रिमिटिव डेटा टाइप या बिल्ट इन डेटा टाइप, जो पाइथन जानता है, पाइथन के खुद के, मतलब वो ऑलरेडी इनिशियलाइज है हमारे पाइथन में। नेक्स्ट वी आर हैविंग स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर या फिर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। सेकेंड थिंग, इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि जहां पे भी आपको कोड्स देखने को मिल जाए, क्या देखने को मिल जाए? कोड्स, वही हमारे स्ट्रिंग हो जाते हैं, सिंपल। तो जैसे कि यहाँ पे देखो हेलो लिखा है डबल कोट्स में, सिंगल कोट्स में, ट्रिपल कोट्स में। तो स्ट्रिंग की वैल्यू को आप चाहे सिंगल कोट्स में रिप्रेजेंट करो, डबल कोट्स में रिप्रेजेंट करो, ट्रिपल कोट्स में रिप्रेजेंट करो, वही आपका स्ट्रिंग होता है। नेक्स्ट, अच्छा वन मोर थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, सो क्लैप, पे अटेंशन। जब भी हम स्ट्रिंग की बात करते हैं तो स्ट्रिंग हमारा एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। कैसा डेटा टाइप है? इम्यूटेबल डेटा टाइप मींस अगर आपने एक बार यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज कर दी तो आप उसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। अगर आप जबरदस्ती फिर भी चेंज करने की कोशिश करोगे तो वो एक न्यू लोकेशन पे जाके स्टोर करेगा, वो इन प्लेस चेंज नहीं कर सकता वैल्यू को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिखा x इज इक्वल्स टू हेल्थ, एक्स एक वेरिएबल है, मेमोरी में जाके कंटेनर बनाएगा, वहां पे कुछ ना कुछ वैल्यू स्टोर करेगा। अब मान लो मैंने कहा कि नहीं भाई हेलो की जगह आप स्टोर करो 5, तो ये 5 आपको प्रिंट करवा के तो दिखा देगा, वो आपको दिखा देगा कि हाँ भाई देखो मैंने x की जगह 5 स्टोर कर दिया है। लेकिन एक्चुअली ये क्या करेगा? x की मैपिंग चेंज कर देगा, x पॉइंट करने लगेगा 5 की तरफ, लेकिन हेलो कभी भी आपकी मेमोरी से जाएगा नहीं। तो हमें माइंड में रखना है स्ट्रिंग आपका एक इम्यूटेबल डेटा टाइप है। नेक्स्ट वी आर हैविंग लिस्ट। अब लिस्ट क्या होता है? अगेन जहां पे हम कलेक्शन ऑफ वैल्यूज को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, आपकी जो लिस्ट है वो हीट्रोजीनियस डेटा टाइप को स्टोर करने में हमारी हेल्प करती है। मतलब जरूरी नहीं है सिर्फ आप ये नंबर्स करो, आप फ्लोट करो, आप स्ट्रिंग करो, आप कॉम्प्लेक्स करो, बूलियन करो, योर चॉइस। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अबाउट लिस्ट। जो आपका लिस्ट है वो ऑर्डर्ड डेटा टाइप है। क्या है? ऑर्डर्ड डेटा टाइप। तो जब भी हम दो वर्ड सुने, एक सीक्वेंस और एक ऑर्डर, तो हमारे माइंड में हिट होना चाहिए कि जहां पे भी सीक्वेंस और ऑर्डर आया है वहां पे इंडेक्सिंग होगी। क्या होगी? इंडेक्सिंग होगी। अब इंडेक्सिंग क्या होती है? मान लो यही तुम चलो देख लेते हैं, जैसे मैंने एक्स में स्टोर कर रखा है 1 to a, तो एक्स की पोजीशन क्या है? 0, जबकि इंडेक्सिंग है, या आपने 11th में पढ़ा है, जबकि इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है, फॉलोड बाय नेक्स्ट 1 पोजीशन, नेक्स्ट 2 पोजीशन। तो अब अगर मैं आपसे कहूं एक्स लिस्ट में जाओ और ये बताओ कि 1 पोजीशन पे कौन है, आउटपुट क्या होगा? 2। अगर मैं आपसे कहूं सेकंड पोजीशन पे कौन है, तो आउटपुट क्या होगा? ए। तो ऐसे हम अगर एक्सेस करना चाहें अपनी वैल्यूज को तो इंडेक्स का यूज करके एक्सेस कर सकते हैं। इंडेक्स इज नथिंग बट द पोजीशंस ऑफ अ कैरेक्टर्स। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपका लिस्ट है वो म्यूटेबल होता है। कैसा होता है? म्यूटेबल। स्ट्रिंग कैसा था हमारे पास? इम्यूटेबल था, तो हमें ये याद रखना है। लेकिन लिस्ट हमारा म्यूटेबल होता है। स्ट्रिंग की रिप्रेजेंटेशन क्या थी, या उसका किसमें हम लिखते थे? कोट्स में। जब हम लिस्ट की बात करेंगे तो हमारी जो भी वैल्यूज है वो हम किस में लिखेंगे? अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स में, सिंपल। नेक्स्ट वी आर हैविंग टपल। अब टपल और लिस्ट काफी सिमिलर लगते हैं लेकिन है नहीं। सबसे जो बिगेस्ट और मेजर इनके बीच में डिफरेंस है वो क्या है कि जो आपका लिस्ट है वो कैसा होता है? म्यूटेबल होता है, लेकिन जो आपका टपल होता है वो इम्यूटेबल होता है। सेकेंड डिफरेंस, जो लिस्ट है उसकी वैल्यूज हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन टपल की वैल्यूज किस में रिप्रेजेंट करेंगे? पेरेंथेसिस में करेंगे। थर्ड थिंग, जैसे हमारे पास देखो यहाँ पे लिखा था x0 इज इक्वल टू 9, एक्चुअली ये क्या करने की कोशिश कर रहा है? वो कह रहा है आप 0th इंडेक्स पे जाओ और वहां पे जाके 99 स्टोर करो, तो यहाँ पे काम हो जाएगा। एक्चुअली 1 को इरेज करके यहाँ पे 99 स्टोर कर देगा। ये लिस्ट तो म्यूटेबल है, वो वैल्यूज को चेंज करना अलाउ करती है, लेकिन अगर आप यहाँ पे कहो कि भाई 3 हटाओ, यहाँ पे 4 स्टोर करो, तो टपल में ये पॉसिबल नहीं है। द रीजन, टपल आपका इम्यूटेबल डेटा टाइप है। सेकेंड थिंग,
मान लो मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे टपल बनाना है और उसमें मुझे सिर्फ एक वैल्यू स्टोर करनी है, तो कैसे करेंगे? पैरेंथेसिस में रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमें पता है। लेकिन अगर मुझे एक ही वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है फिर तो इतना ही करना चाहिए। लेकिन नहीं, अगर आप टपल में वैल्यू को इनिशियलाइज करना चाहते हो, वो भी सिर्फ एक वैल्यू, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते, क्योंकि पाइथन इसको इंटीजर कंसिडर कर लेगा। तो अगर टपल में हमें एक वैल्यू सिंगल एलिमेंट इनिशियलाइज करना है तो हमें यहाँ पे कॉमा इंसर्ट करना पड़ता है। अब एक अच्छा क्वेश्चन है जो सीबीएसई में काफी बार पूछा गया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस। पीवाईक्यू में आपको देखने को मिल जाएगा। तो डिफरेंस क्या है? ये एक इंटीजर है और ये आपका एक टपल है। तो जब भी हम सिंगल एलिमेंट टपल बनाते हैं तो उसके बाद आपको कॉमा इंसर्ट करना जरूरी है, नहीं करोगे तो वो एक इंटीजर कंसिडर हो जाएगा। नेक्स्ट वी आर हैविंग डिक्शनरी। डिक्शनरी की हम रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कर्ली ब्रेसेस में। किसमें करते हैं? कर्ली ब्रेसेस में। अब जब भी मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे कुछ ऐसा स्टोर करना है, मान लो कुछ की है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग में मान लो कुछ वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपनी इंग्लिश की डिक्शनरी की बात करें, उसमें क्या होता है, एक हमारे पास वर्ड होता है। लेट्स से अगर मैंने बोल दिया कि ए एक वर्ड है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में उसकी मीनिंग होती है, राइट? उसके कॉरस्पॉन्डिंग में हमारे पास एक मीनिंग होती है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में एक मीनिंग होती है, सिंपल। तो सिमिलरली जब हम डिक्शनरी की बात करते हैं, डिक्शनरी को हम उसी से थोड़ा सा मैच करके देख सकते हैं कि जब भी हमें की वैल्यू पेयर को स्टोर करना हो तो हमारे पास हम क्या यूज करेंगे? अपना डिक्शनरी यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि मुझे मार्क्स स्टोर करने कि इंग्लिश में, फॉर एग्जांपल किसी बच्चे के 18 आए हैं, तो हम क्या लिखेंगे? ई अपना कॉलन एंड 18, सिंपल। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन डिक्शनरी। नेक्स्ट हमारे पास सेट। अच्छा, डिक्शनरी और सेट दोनों की रिप्रेजेंटेशन हम कर्ली ब्रेसेस में करते हैं। किसमें करते हैं? कर्ली ब्रेसेस में करते हैं। तो हमें याद रखना है, यहाँ पे डिक्शनरी में क्या होगा कि हम की वैल्यू पेयर स्टोर करेंगे, सेट में क्या होगा कि हम डायरेक्टली अपनी वैल्यूज को स्टोर करेंगे। मींस अगर मैंने लिख दिया 1 2 3 तो ये हमारा एक सेट है। बस याद रखने वाली बात क्या है कि जो सेट आपका होता है वो अनऑर्डर्ड होता है। क्या होता है? अनऑर्डर्ड होता है, मतलब यहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं होती। नेक्स्ट थिंग, जो आपका सेट होता है उसमें डुप्लीकेट्स वैल्यू स्टोर नहीं होते। अब जिनके पास मैथ्स है, जिन्होंने पीसीएम लिया, वो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। या फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने तो सेट पढ़ा है। सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ यूनिक एलिमेंट्स जिसमें डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं हो सकते, इसीलिए यहाँ पे लिखा है नो डुप्लीकेट्स। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 1 2 3 तो वो 3 को एक ही बार काउंट करेगा, बिकॉज वो एक यूनिक एलिमेंट्स को ही स्टोर करता है। अगर हम चाहें अपने सेट में वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं, तो ये हमारी फंक्शनैलिटी है इसकी कि हम चाहें तो इसमें अपनी वैल्यूज को स्टोर या ऐड कर सकते हैं। सो इट इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप। सो आई होप इट इज क्लियर। यहां तक अगर किसी को डाउट है तो कमेंट में मेंशन कर देना। Yes, so now we are having variables input and output. तो वेरिएबल क्या होता है हमने थोड़ा सा पहले पढ़ लिया है वेरिएबल के बारे में ऑलरेडी। सो वेरिएबल इज माय कंटेनर दैट स्टोर सम वैल्यू। जो क्या स्टोर करता है? हमारे पास कोई भी वैल्यू को स्टोर करने का काम करता है। सो जैसे कि यहाँ पे लिखा है x इज इक्वल्स टू 10, तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है? x, जिसमें वैल्यू क्या स्टोर है? 10। वैल्यू स्टोर करने के लिए हमने यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर यूज करा है? इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू ऑपरेटर हमारा पाइथन में कहलाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। अच्छा, अब यहाँ पे दो चीजें अलग अलग हैं। एक हम पाइथन में पढ़ेंगे सिंगल इक्वल टू, एक हम पाइथन में पढ़ेंगे डबल इक्वल टू। ये दोनों का मतलब बिल्कुल डिफरेंट है। सिंगल इक्वल टू मतलब होता है असाइनमेंट, कि अगर मुझे किसी भी वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो उसके लिए हम सिंगल इक्वल टू साइन का यूज करते हैं। लेकिन अगर मुझे चेक करना है कि मान लो क्या मेरा 3 के इक्वल है, बिल्कुल है, तो जब भी हमें इक्वालिटी चेक करनी हो, जो हमारी नॉर्मल मैथ्स में ये वाला ऑपरेटर काम करता था उसके लिए, लेकिन अब जब हम पाइथन की बात करेंगे तो जब भी हमें इक्वालिटी चेक करनी हो तो हम कितने इक्वल टू यूज करेंगे? डबल इक्वल टू का यूज करेंगे। तो हमें माइंड में ये सबसे पहले रखना है। सो वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट। वेरिएबल्स आर द कंटेनर, असाइनमेंट मींस असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसके थ्रू हम अपने वेरिएबल में वैल्यू को स्टोर कर रहे होंगे, सिंपल। सिमिलरली हम एक स्ट्रिंग को भी स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल में। अब यहाँ पे हमारे पास एक और टाइप है या एक और चीज है, दैट इज मल्टीपल असाइनमेंट। मल्टीपल असाइनमेंट मतलब क्या है? मान लो मुझे 3 वेरिएबल बनाने हैं। कितने वेरिएबल बनाने हैं? 3 वेरिएबल, एक ए, एक बी, एक सी। तो हम नॉर्मली क्या करेंगे? अभी तक जो हमने सीखा है उसमें हमने सीखा है कि a इज इक्वल्स टू 1, और मान लो अगर मुझे b के लिए भी बनाना है तो हम b के लिए क्या लिख सकते हैं? b इज इक्वल्स टू 2। मुझे c को भी इनिशियलाइज करना है तो हम डायरेक्टली लिखेंगे c इज इक्वल्स टू 3। ये हमें पता है, नॉर्मली हम यूज भी यही करते हैं। लेकिन हमारे पास असाइनमेंट में या वेरिएबल में ही एक कॉन्सेप्ट है मल्टीपल असाइनमेंट, जहां पे हम इन तीनों वेरिएबल को ऐसे भी स्टोर कर सकते हैं, मींस इन अ सिंगल लाइन यूजिंग सेपरेटर दैट इज कॉमा।
नेक्स्ट वी आर हैविंग ऑग्यूमेंटेड। अब ऑग्यूमेंटेड मीन्स मतलब क्या होता है, मान लो अगर मुझे लिखना है x इज इक्वल्स टू x प्लस 5, तो इसको हम एक शॉर्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज x प्लस इक्वल्स टू 5। तो इसका मतलब क्या होता है, x में प्लस करना है 5, सिंपल मीन्स x इज इक्वल्स टू x प्लस 5। इसका मतलब हमारे पास ये हो जाता है। तो ऑग्यूमेंटेड मतलब एक शॉर्ट फॉर्म किसी भी एक्सप्रेशन को लिखने की, सिंपल। देन वी आर हैविंग इनपुट फंक्शन। अब इनपुट फंक्शन के लिए हमने पढ़ा है कि जब भी हम इनपुट फंक्शन की बात करते हैं या इनपुट लेने की बात करते हैं तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, दैट इज आवर इनपुट फंक्शन। ये हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी लास्ट क्लास में भी। तो अगर मुझे किसी भी वेरिएबल को यूजर इनपुट लेना है, क्या लेना है, यूजर इनपुट, मतलब मुझे ऐसे इनिशियलाइज नहीं करना x इज इक्वल्स टू 10। मैं चाहती हूँ जब मेरा कोड रन करे तभी यूजर अपनी वैल्यू को एंटर करे, सो दैट इज योर यूजर इनपुट। तो उसके लिए हम यूज करते हैं अपना इनपुट फंक्शन। अब एक और चीज आपने 11th में पढ़ा है कि जो आपका इनपुट फंक्शन होता है वो हमेशा एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है। कैसी वैल्यू रिटर्न करता है, स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है। अब अगर मैं चाहूं तो मैं उस स्ट्रिंग वैल्यू को इंट में कन्वर्ट कर सकती हूँ यूजिंग इंट फंक्शन। अगर हम चाहें सेम वैल्यू को हम फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग फ्लोट फंक्शन। मतलब अगर जो मेरा इनपुट फंक्शन है वो स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर रहा है, लेकिन मान लो अगर मुझे एंटर करवानी है एज, तो मैं स्ट्रिंग तो नहीं ले सकती, मेरी एज तो एक नंबर है, स्ट्रिंग कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स होता है, तो वो तो नहीं हो सकता। तो हम क्या कहते हैं अपने पाइथन से कि भाई ठीक है, हमने मान लिया कि आपके पास इनपुट फंक्शन है जो आपको एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करके देगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, इंट वैल्यू चाहिए। तो हम कह रहे हैं ठीक है, तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर लेंगे। तो हम अपनी स्ट्रिंग वैल्यू को जबरदस्ती किस में कन्वर्ट कर देते हैं, इंट में, यूजिंग इंट फंक्शन। अब मैंने एक वर्ड बोला, जबरदस्ती कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब भी हम किसी डेटा टाइप को फोर्सफुली किसी और डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं तो वो हमारा कहलाता है टाइप कास्टिंग। क्या कहलाता है, टाइप कास्टिंग। आगे हम स्लाइड में वो टॉपिक पढ़ रहे होंगे, तो अभी हम समझ लेते हैं यहाँ पे कि टाइप कास्टिंग मीन्स जब आप किसी भी पर्टिकुलर डेटा टाइप को फोर्सफुली किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हो, सो दैट इज योर टाइप कास्टिंग। जब हम फोर्सफुली काम करते हैं तो वो हमारा होता है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग। जब टाइप कास्टिंग अपने आप हो जाए तो वो हमारा होता है इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग। वहां पे हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे। सिमिलरली मैंने मार्क्स को भी यूजर इनपुट ले लिया, इनपुट मेरा स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा था, इस वजह से मैंने बाहर फ्लोट लिख लिया। आप चाहो आप इंट भी लिख लो, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम चाहें, अभी हम इसकी इंप्लीमेंटेशन देखेंगे, अगर हम चाहें किसी भी एक पर्टिकुलर वेरिएबल का टाइप पता करना चाहते हैं अगर हम, तो उसके लिए हम टाइप फंक्शन यूज करते हैं। कौन सा फंक्शन यूज करते हैं, टाइप फंक्शन। देन वी आर हैविंग, अगर हमें कोई भी चीज आउटपुट में चाहिए तो हम क्या यूज करते हैं, अपना प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं, सिंपल। उसके बाद अब हमारे पाइथन में एक न्यू चीज इंट्रोड्यूस हुई थी काफी टाइम पहले, काफी टाइम हो गया मीन्स इस चीज को, बट स्टिल इट इज इंपॉर्टेंट। मान लो अगर मुझे ऐसा प्रिंट कराना है कि जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अमन स्कोर्ड मार्क्स। अब इसको प्रिंट कराने के दो तरीके हैं। एक तरीका क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिख दिया अमन, जो हमारे एक वेरिएबल में स्टोर है, तो हम क्या करेंगे, इसे नेम लिखेंगे, कॉमा स्कोर्ड। अब हम चाहते हैं स्कोर्ड जो है वो एज इट इज प्रिंट हो, तो उसको हम डबल कोट्स में कर देंगे, फिर हमारी मार्क्स की वैल्यू आ जानी चाहिए। यही तो हम चाहते हैं। अच्छा चलो इसकी डायरेक्टली हम इंप्लीमेंटेशन देखते हैं ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी मिल पाए। अभी तक हमने तीन चीजों की बात कर ली, वेरिएबल्स, इनपुट एंड आउटपुट। अब उसकी एक बार हम इंप्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं। मान लो अगर मुझे सिंपल असाइनमेंट करना है, क्या करना है, मुझे सिंपल असाइनमेंट करना है, तो सबसे पहले हम कमेंट्स लिखेंगे। कमेंट्स लिखना बहुत अच्छी प्रैक्टिस है हमारे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। मान लो अगर मुझे एक वेरिएबल बनाना है, तो मैंने बना लिया, नेम इज इक्वल्स टू, मान लो मैंने लिख दिया ग्राफ। इनको कैपिटल बनाए, स्मॉल बनाए, इट्स आवर चॉइस, बस हमें ये याद रखना है, पाइथन हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अब अगर मान लो मुझे प्रिंट करवाना है अपनी नेम को, तो हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, प्रिंट फंक्शन यूज करेंगे। जैसा बोल रहे हैं वैसे ही करना है, इसीलिए बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज हम कहते हैं अपनी पाइथन को। उसके बाद हम क्या करते हैं, F5 प्रेस करते हैं। जस्ट अ सेकेंड, मैनुअली कर लेते हैं। देख मेरे पास आउटपुट में नाम आ गया, सो दिस इज हाउ आर आइडियली वर्क्स, या फिर अपनी सिंपल असाइनमेंट करते हैं। उसके बाद अगर मान लो मुझे मल्टीपल असाइनमेंट करना है, क्या करना है, मल्टीपल असाइनमेंट करना है, तो मल्टीपल असाइनमेंट के लिए हमने क्या देखा था, एक हमने तरीका देखा था कि अगर हमें 3 वेरिएबल बनाने, तो जो अभी तक हमने पढ़ा है हम ऐसे करते थे, राइट, ये तरीका हम पढ़ चुके हैं। लेकिन अब कंडीशन क्या है कि अगर मुझे नंबर ऑफ लाइन रिड्यूस करनी है, मुझे ये 3 लाइन का काम एक लाइन में करना है, तो वो करने में हमारा मल्टीपल असाइनमेंट हमारी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है, वो कहता है आपको जितने वेरिएबल चाहिए ना, आप उनको एक साथ इनिशियलाइज कर दो बाय सेपरेटिंग यूजिंग अ सेपरेटर। मतलब आप सेपरेट करो यूजिंग अ सेपरेटर ओनली। उसके बाद आपको जो भी वैल्यू स्टोर करनी है वो आप एक डायरेक्ट मैनर में लिखते जाओ। डायरेक्ट मैनर इन द सेंस,
उसी सेम तरीके से लिख के जाओ जिसमें आपको वैल्यू स्टोर करानी। मींस आई वांट कि मेरे जो ए वेरिएबल है उसमें जाके 10 स्टोर हो जाए, बी में जाके 12 स्टोर हो जाए, सी में जाके 14 स्टोर हो जाए। तो मैंने सेम सीक्वेंस में अपनी वैल्यूज को इनिशियलाइज करा दिया है। मान लो अगर मैं अब लिखती हूँ प्रिंट ए, क्या वैल्यू आनी चाहिए हमारे अकॉर्डिंग? हमारे लिए 10 आना चाहिए, क्योंकि सीक्वेंस के अकॉर्डिंग तो पहले यहाँ पे ए है और ए में 10 वैल्यू स्टोर है। चलो जल्दी से रन करके देख लेते हैं क्या आउटपुट आता है हमारे पास। सी 10 आ गया। तो इस टाइप से हम अपनी मल्टीपल असाइनमेंट करते हैं। फॉलोड बाय हमारा नेक्स्ट टॉपिक, हमने अभी देखा था ऑग्यूमेंटेड। क्या देखा था हमने? ऑग्यूमेंटेड। ऑग्यूमेंटेड क्या कहता है? अगर आपको कोई भी एक्सप्रेशन लिखना है और आप चाहते हो उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना, मान लो मेरी रिक्वायरमेंट ये है, मुझे लिखना है a इज इक्वल्स टू a प्लस 5, ठीक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मुझे ये रिपीटेशन ना करनी पड़े, मुझे ये ए दो बार ना लिखना पड़े। तो उसके लिए हमारे पास एक तरीका होता है कि अगर हम इसी सेम चीज को शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, हम कैसे लिख सकते हैं? ए, उसके बाद हमारा ऑपरेटर, मतलब जो हमें कैलकुलेशन करनी है वही ऑपरेटर यूज करना है। फॉर एग्जांपल हम प्लस करना चाहते हैं तो मैंने लिखा प्लस इक्वल्स टू 5। इसका मतलब और इसका मतलब कंप्लीटली सेम है। तो अगर हम चाहें तो हम ये वाला काम भी कर सकते हैं। चलो बताओ इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? ए में क्या स्टोर होना चाहिए? इसका मतलब क्या है? ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 5, मतलब ए की वैल्यू में ए प्लस 5 पढ़ दो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मेरे पास तो ए नहीं है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आएगी? कुछ भी नहीं आएगी। तो मान लो अगर मैंने लिख दिया ए इज इक्वल्स टू 10, अब बताओ क्या आना चाहिए? ए की वैल्यू 10 प्लस 5, मतलब ए में क्या स्टोर हो गया है? 15 स्टोर हो गया है। चलो प्रिंट करवा के देख लेते हैं ए को, हमारे पास आउटपुट में क्या आता है। लेट्स रन इट। 15 आना चाहिए। सी, हमारे पास आउटपुट क्या है? 15। सो दिस इज योर ऑग्यूमेंटेड असाइनमेंट, वी कैन से। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या था? इनपुट फंक्शन। तो इनपुट फंक्शन के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। सो इनपुट फंक्शन को लिखने का तरीका क्या होता है? इनपुट पेरेंथेसिस। सबसे पहले हमें माइंड में ये रखना है, मान लो अगर मुझे नेम, अभी मैंने पीछे बनाया था नेम इज इक्वल्स टू राम, राइट, ये तो मैंने खुद इनिशियलाइज कर दिया। लेकिन मान लो अगर हम कोई ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें हम चाहते हैं यूजर आए और अपना डेटा दे, मतलब सेम डेटा नहीं रहेगा, बार बार चेंज होगा, तो क्या हम उनसे कहेंगे कि आप हमारे प्रोग्राम में जाके लिखो? आंसर इज नो। हम इससे बेस्ट क्या कर सकते हैं कि जब हमारा प्रोग्राम रन हो, हमारा प्रोग्राम उस यूजर से ही पूछ ले कि आपका नेम क्या है, आपका एज क्या है, आपके मार्क्स कितने हैं, और अकॉर्डिंगली वो हमारे सिस्टम से स्टोर करता जाए या डेटाबेस में स्टोर करना चाहे, डिपेंड्स अपॉन कि क्या हम वहां पे यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए हम यूजर इनपुट ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? यूजर इनपुट। तो यूजर इनपुट अगर हमें लेना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? अपना इनपुट फंक्शन। चलो सुनिए, मुझे क्या यूज करना है? इनपुट फंक्शन। सेकेंड थिंग, मुझे पता है कि हम क्या यूज कर रहे हैं, मीन्स हम नेम इनपुट करवा रहे हैं ना, तो नेम हमारा किस टाइप का होगा? स्ट्रिंग टाइप का होगा। और जो हमारा इनपुट फंक्शन होता है वो भी हमें स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है। तो हमें यहाँ पे कोई जबरदस्ती टाइप कास्टिंग नहीं करनी, हमें कोई डेटा टाइप चेंज नहीं करना। चलो लिखते हैं एंटर योर नेम। हमने डायरेक्टली लिख दिया। मान लो अगर मुझे एज भी चाहिए, अब मुझे ये पता है कि अगर मुझे एज इनपुट करानी है, एज हमारी किस टाइप की होगी? इंट टाइप की होगी। तो पहले तो हमें पता है कि अगर हमें इनपुट लेना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? अपना इनपुट फंक्शन। हम यूजर से क्या एंटर करवाना चाहते हैं? हम थोड़ी यूजुअल इंफॉर्मेशन देते हैं। एक्चुअली एक चीज याद रखना, जैसे प्रिंट में होता था कि आप जो भी डबल कोट्स में लिख रहे हो वो एज इट इज प्रिंट हो जाता था, सिमिलरली इनपुट में भी आप जो भी यहाँ पे लिख रहे हो ना, एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। मान लो अगर मैंने यहाँ पे ई गायब भी कर दिया तो हमारे पाइथन को कोई मतलब नहीं है। उसे ये पता है कि जो मुझे डबल कोट्स में मिल रहा है मुझे एज इट इज प्रिंट कराना है। उसके लिए मैटर नहीं करता कि आप सही लैंग्वेज लिखो, सही स्पेलिंग लिखो, क्या करो, उसको कोई मतलब नहीं है। तो हमें ये चीज याद रखनी है। चलो यहाँ पे हम तो सही कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या एंटर करवाना है? एज। तो हम क्या लिख देंगे? एंटर योर एज। सिंपल, ये एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। लेकिन एज है, स्ट्रिंग टाइप की नहीं होगी। तो अब हम अपने पाइथन से कहेंगे कि भाई ठीक है, आपने अपनी मर्जी कर ली, आपने स्ट्रिंग में इनपुट ले लिया, लेकिन अब मैं चाहता हूं आप उसे इंट में कन्वर्ट कर दो। तो ये एक्चुअली काम कैसे करेगा? इसकी एक स्ट्रिंग की वैल्यू आएगी। मान लो अगर मैंने लिख भी दिया, फॉर एग्जाम्पल इंट के अंदर हमारे पास एक वैल्यू आएगी। मान लो कि मैंने एंटर करा 12, तो 12 हमने एंटर करा यूजिंग इनपुट फंक्शन। उसने उसको स्ट्रिंग माना, लेकिन जैसे उसने उसको स्ट्रिंग माना, हमने बाहर एक इंट फंक्शन दे दिया। इंट ने कहा कि भाई आप चाहे कुछ भी हो, अब आपको एक इंट में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो इस तरीके से वो हमें उसे इंट में कन्वर्ट करके दे देगा। चलो हम प्रिंट करवा लेते हैं। प्रिंट, मान लो मैंने कह दिया नेम, नेक्स्ट हमने बोला प्रिंट
क्या प्रिंट कराना है? एज। चलो रन करते हैं। सी अब वो हमसे पूछ रहा है एंटर योर नेम, मान लो हमने लिख दिया राम, उसके बाद वो हमसे कह रहा है एज बताओ, तो एज हमने लिख दी 12। सी हमारे पास आउटपुट आ गया। अब हम इसे थोड़ा सा ब्यूटीफाई भी कर सकते हैं। ब्यूटीफाई इन द सेंस, मान लो मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे पास लिखा हुआ आए योर एज इज, मतलब मैं चाहती हूँ ऐसे लिखा हुआ है योर एज, सॉरी नेम लिया है ना हमने, सॉरी सॉरी, योर नेम इज, जो भी हमारे इस वेरिएबल में वैल्यू स्टोर होगी। तो एक्चुअली हम ये चीज लिखते हैं अपनी चीज को ब्यूटीफाई करने के लिए, और जो भी चीज हम चाहते हैं एज इट इज प्रिंट हो जाए उसे डबल कोट्स में लिखते हैं। जो हम चाहते हैं वो अपनी वेरिएबल की वैल्यू को एक्सेस करे तब प्रिंट करे, तो उसके लिए हम विदाउट डबल कोट्स अपनी वेरिएबल का नेम लिख देते हैं, और इन दोनों चीज को सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं अपना कॉमा। चलो अब इसे रन करके देखते हैं। अगेन वो मेरे से कह रहा है एंटर योर नेम, मान लो मैंने लिख दिया राम, एज इज 12। देखो आ गया ना, योर नेम इज राम। मैंने एज के लिए कोई ब्यूटिफिकेशन या कोई मैंने एक्स्ट्रा कोड ऐड नहीं किया था, तो एज एज इट इज आ गया। आई होप इट इज क्लियर नाउ। उसके बाद सिमिलरली अगर मुझे इसको फ्लोट में लेना है तो हम यहाँ पे फ्लोट लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर मुझे स्ट्रिंग, तो चलो ये बाय डिफॉल्ट होता है, तो अब मान लो कि मुझे फ्लोट लेना है, तो चलो करते हैं रन मॉड्यूल। चलो अगेन मेरे से नेम पूछा तो मैंने लिख दिया राम, उसके बाद वो मुझसे एज कह रहा है, मान लो मैं लिख देती हूँ 15। मैंने डेटा टाइप फ्लोट यूज किया लेकिन मैं वैल्यू इंटीजर दे रही हूँ, तो वो उसे फ्लोट बना के रिटर्न करेगा। सी उसने पहले उसे फ्लोट बना दिया, उसने डेसिमल 0 लगा दिया। अगर हम डेसिमल की वैल्यू नहीं देंगे तो वो अपने आप बाय डिफॉल्ट डेसिमल लगा देता है, क्योंकि उसे तो फ्लोट में ही स्टोर करनी है अपनी वैल्यू। सो दिस इज हाउ वी यूज इनपुट फंक्शन इन डिफरेंट वेज। उसके बाद मान लो अगर मुझे पता करना है कि भाई मेरे एज का डेटा टाइप क्या है, क्या एज का डेटा टाइप क्या है, तो उसके लिए हम अपना टाइप फंक्शन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? टाइप फंक्शन। टाइप फंक्शन में हमें जस्ट पास करना है जिसकी हम टाइप चेक करना चाहते हैं। मान लो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि चेक करो एज किस डेटा टाइप का वेरिएबल है। हमें पता है फ्लोट है, चलो देखते हैं हमें ये क्या आउटपुट देता है। अगेन वो हमसे, ये तो हमसे बार बार पूछेगा ही वो। फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया एबीसी, उसके बाद मैंने लिख दिया 30, 137, मान लो मैंने 137 एज लिख दी। अब हमने वैल्यू जो है वो इंटीजर में दी है, लेकिन फिर भी वो एज को देखो फ्लोट ही काउंट करेगा, बिकॉज इंटरनली उसने उस वेरिएबल को फ्लोट डेटा टाइप का बनाया है। तो आप कुछ भी कर लो वो सिर्फ फ्लोट बना के ही रहेगा, और उसका टाइप भी उसने फ्लोट ही रिटर्न किया है। सिंपल। तो अगर हमें किसी भी वेरिएबल का टाइप पता करना है तो उसके लिए हम टाइप फंक्शन यूज करते हैं। आई होप इट इज क्लियर। इसके बाद हमारे पास आता है आउटपुट फंक्शन। आउटपुट फंक्शन के लिए चलो हम लिख लेते हैं आउटपुट फंक्शन। आउटपुट फंक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं? अपना प्रिंट यूज करते हैं, जो अभी तक हम यूज कर रहे थे। अब आई थिंक हम नॉर्मली जानते हैं कि प्रिंट कैसे यूज करना है, तो ये हाफ टॉपिक तो हम कवर कर चुके हैं। लेकिन इसमें एक और तरीका आता है, दैट इज यूजिंग एफ स्ट्रिंग। क्या आता है? यूजिंग एफ स्ट्रिंग। अब एफ स्ट्रिंग क्या कहता है? अभी एक्चुअली हमने एक प्रॉब्लम फेस करी। अगर मुझे ये वाला स्ट्रिंग अपने वेरिएबल से पहले ऐड करना था तो मैंने इसे डबल कोट्स में लिखा, फिर मैंने वेरिएबल को विदाउट कोट लिखा, तो ये थोड़ा डबल काम हो जाएगा कि एक को हमें कोट्स में लिखना है, एक को कोट्स में नहीं लिखना है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास आ गया एफ स्ट्रिंग। क्या आ गया? एफ स्ट्रिंग। एफ स्ट्रिंग ने कहा कि आप सारी चीजें डबल कोट्स में लिख दो। किसमें लिख दो? डबल कोट्स में। मान लो अगर मैं लिख देती हूँ प्रिंट। एफ स्ट्रिंग मतलब क्या है कि जब भी आप अपना प्रिंट फंक्शन लिखोगे उसमें सबसे पहले आप लिखोगे एफ, उसके बाद आप अपने सिंगल कोट्स को ओपन करोगे। सिंगल कोट्स में मान लो अगर मुझे यही दोनों चीजें लेनी है, मुझे नेम और एज प्रिंट करवाना है, लेकिन मुझे सारी चीजें कोट्स में ही लिखनी है, मुझे कुछ भी कोट्स के बाहर नहीं लिखना है, मतलब मुझे डबल काम नहीं चाहिए। तो उसके लिए वो कहता है कि आप कर्ली ब्रेसेस यूज करो। क्या यूज करो? कर्ली ब्रेसेस। और कर्ली ब्रेसेस में वो वेरिएबल लिख दो जो आप वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराना चाहते हो। मान लो मैंने डायरेक्टली लिख दिया नेम, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं, थोड़ा सा सोचो पहले, कि राम इज 12 ईयर्स, ऐसे लिख सकते हैं। मीन्स अगर हम चाहें, थोड़ा सा ब्यूटिफिकेशन के लिए भी सोचना पड़ेगा कि हम क्या लिख सकते हैं। तो मान लो मैंने लिख दिया कि मेरी नेम लो, पहले वो हमारे नेम ले लेगा, उसके बाद हमने लिख दिया राम इज, फॉर एग्जाम्पल एज की वैल्यू आएगी, राइट? तो चलो एज को लिख लेते हैं। अब हमने कह दिया कि इस पॉइंट पे आप आके हमारी एज प्रिंट करवा दो, तो राम इज 12 ईयर्स
या 20 ईयर्स ओल्ड। सिंपल। हमने एक्चुअली क्या करा, इसे थोड़ा समराइज करो। जब भी हमें ये करना हो कि मुझे सारी वैल्यू मतलब वेरिएबल और जो मेरी स्ट्रिंग है मुझे वो दोनों ही कोट्स में इनक्लोज करने, मुझे ये अलग अलग ऐसे वाला काम नहीं करना है। तो उसके लिए हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि अपने पेरेंथेसिस को यूज करो, कर्ली ब्रेसेस को यूज करो, कर्ली ब्रेसेस में अपना वेरिएबल लिख दो और वेरिएबल वो डायरेक्टली वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास एक एज वेरिएबल है, एज की जो भी वैल्यू होगी वो अपने आप यहाँ से रीड करेगा जैसे हम उसे यूजर इनपुट देंगे और वो यहाँ पे प्रिंट करा देगा। और ये देखो ईयर्स ओल्ड, मैंने कुछ अलग अलग नहीं किया है, मैंने सारा कोर्स में लिख दिया, वो अपने आप उसे रीड करेगा। चलो एक बार देखते हैं कि ये काम कैसे करेगा। हमें इसकी नीड नहीं है तो हटा देते हैं। चलो रन करते हैं, देखो हमारे पास क्या आता है। सी अगेन नेम तो पूछेगा ही, मान लो मैंने लिख दिया अंकिता। उसके बाद वो मैं एज पूछ रहे, मान लो मैंने लिख दी 22। देखो योर नेम इज अंकिता, ये पहले वाले प्रिंट का आउटपुट है जो मैंने पहले लिखा था। उसके बाद अंकिता इज 22.0 ईयर्स ओल्ड। अब यहाँ पे 22.0 क्यों आया है, क्योंकि आई थिंक मैंने फ्लोट यूज किया होगा एज के साथ, पॉसिबली यही रीजन होगा। उसके बाद ईयर्स ओल्ड। सिंपल। तो ये चीज मैंने सारी कोट्स में लिखी थी तब भी एक साथ आ गई। इसके लिए मैंने कोट्स और कॉमा और विदाउट कोट दोनों यूज किया था, तो इसलिए थोड़ा सा इजी कर देता है हमारा ये एफ स्ट्रिंग काम, लेकिन इसमें और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है। इसको लिखो, बात सेम है, लेकिन हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है तो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास एक और तरीका आता है, दैट इज यूजिंग फॉर्मेट मेथड। यूजिंग फॉर्मेट मेथड। अब फॉर्मेट मेथड क्या कहता है, वो कहता है कि आप ये वाला चलो ठीक है थोड़ा बहुत सा सिंटैक्स यूज करो, लेकिन जो आप ये करते हो ना कि पहले कर्ली ब्रेसेस लिखो फिर उसके अंदर वेरिएबल नेम लिखो, वो कहता है कि वो वाला काम मत करो। तो फिर कैसे करो, अगेन ये सारे प्रिंट में ही हम कर रहे हैं, आउटपुट फंक्शन में ही कर रहे हैं, तो अगेन हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, पहले प्रिंट। प्रिंट के अंदर मान लो अगर मैंने लिखा डबल कोट्स, अगर मुझे यही काम करना है जो हमने भी ऊपर किया है, डबल कोट्स यूज करो, सिंगल कोट्स यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो मैंने डायरेक्टली लिख दिया एम्प्टी स्ट्रिंग। अब इसको हम कैसे फिल करेंगे अभी हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ये सेम चीज लिखनी है ऊपर वाली इज, उसके बाद मुझे अगेन एक वेरिएबल चाहिए तो मैंने उसकी जगह लिख दिया एम्प्टी स्ट्रिंग्स बना दिए। सिंपल। इसके बाद वो कहता है कि आप मुझे यूज करो, मुझे यूज इन द सेंस फॉर्मेट मेथड का यूज करो, तो अपना लिखो फॉर्मेट मेथड। अब हमने अपनी इस लाइन में कितने वेरिएबल्स दिए हैं, मतलब कितनी एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस दिए हैं, 2 दिए। मींस यहाँ पे 2 वैल्यूज हम यूज करना चाहते हैं। इन वैल्यूज के लिए हम किस पे डिपेंड है, मतलब यहाँ की वैल्यूज हमें किससे मिलेंगी। फर्स्ट मैं चाहती हूँ कि फर्स्ट पे जो वैल्यू आए वो मुझे कहाँ से मिले, नेम से। मतलब मैं चाहती हूँ कि जो मेरी फर्स्ट ब्रेसेस में वैल्यू जाए वो नेम से जाए, सेकंड ब्रेस में वैल्यू जाए एज से जाए। सिंपल, यही तो चाहते हैं। मींस अगर मुझे अपनी चीज को डायरेक्टली लिखना है मुझे, लेकिन ये हेडिक नहीं लेना है कि पहले मैंने एज लिखा ब्रेसेस में फिर मैंने नेम लिखा, ऐसी मुझे कोई हेडिक नहीं चाहिए। तो फॉर्मेट मेथड कहता है कि आप डायरेक्टली क्या करो, मुझे यूज करो और डायरेक्टली अपने 2 कर्ली ब्रेसेस खाली बना दो। बस जहां पे आप वेरिएबल चाहते हो वहां पे आप कर्ली ब्रेसेस बना दो। फिर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो आपको वैल्यू चाहिए वो यहाँ पे सबसे पहले लिखो, यहाँ पे जो वैल्यू चाहिए वो आप सेकेंड नंबर पे लिखो, मैं डायरेक्टली उसको वहां से उठा लूंगा और यूज कर लूंगा। सिंपल। चलो इसे एक बार प्रिंट करवा लेते हैं जो अभी हमने बात करी जिस चीज की। एक बार इसको कमेंट कर देते हैं ताकि हमें सिर्फ एक ही आउटपुट दिखे। चलो अब रन करते हैं जल्दी से। सी अगेन वो हमसे कह रहे हैं नेम एंटर करो, मान लो मैंने नेम एंटर कर दिया अंकिता, एज मैंने एंटर कर दी फॉर एग्जाम्पल 20। देखो अंकिता इज 22 ईयर्स ओल्ड। सिंपल। अब मैंने वो वाली लाइन अभी हाइड कर दी है, देखो मैंने वो वाली लाइन हाइड कर दी है, तो इसका आउटपुट नहीं है, इसका आउटपुट है। चलो एक बार एज हटा देते हैं, तब देखते हैं क्या आएगा। अगेन वो मेरे से कहेगा एंटर योर नेम, उसके बाद एज, देखो राम 12 ईयर्स ओल्ड। तो उसी का आउटपुट है जो अभी हमने लिखा है। तो 2 तरीके हैं, लेकिन एक्चुअली ज्यादा जो हम यूज कर रहे हैं वो यही तरीका होगा हमारा नॉर्मल प्रिंट फंक्शन, क्योंकि यही सबसे इजीएस्ट लगता है। लेकिन हाँ ये भी 2 तरीके हैं जिनके थ्रू हम अपने आउटपुट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर। थोड़ा सा हम धीरे धीरे चल रहे हैं ताकि आपको समझ आ जाए। लाइक फर्स्ट क्लास में सेकंड क्लास में आपके बेसिक्स अगर क्लियर हो गए, आगे के जो लेसन है वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे।
तो अभी लेकिन हमें अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना होगा, इनकी इम्प्लीमेंटेशन को समझना होगा, बिकॉज अगर ये रह गए आगे का आपको समझ नहीं आएगा। तो थोड़ा धीरे धीरे अभी चल रही है क्लास, क्योंकि मैं चाहती हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए, आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, तब हम थोड़ा सा तेज बढ़ेंगे, क्योंकि हमें चीजें भी कवर करनी है। आई होप इट इज क्लियर। चलो नेक्स्ट वी आर हैविंग ऑपरेटर्स इन पाइथन। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो हमारी हेल्प करते हैं कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए इन पाइथन। तो फर्स्ट हमारे पास टाइप ऑफ ऑपरेटर है अरिथमेटिक ऑपरेटर, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें क्या क्या आता है? एडिशन आता है, सब्ट्रैक्शन आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है, डिवीजन आता है जो हमें डिवाइड करके एक फ्लोट वैल्यू रिटर्न करता है, फ्लोर डिवीजन आता है जो हमें डिवीजन के बाद एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, देन मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का क्या काम होता था? यस, रिमाइंडर को कैलकुलेट करना। नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर, जिसका काम होता है पावर को कैलकुलेट करना। फॉर एग्जांपल इफ आई नीड टू कैलकुलेट 2 की पावर 3 व्हिच इज 8, तो ये कैलकुलेशन हम करते हैं यूजिंग एक्सपोनेंशिएशन ऑपरेटर। नेक्स्ट वी आर हैविंग रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर। अब रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर की जब भी हम बात करते हैं, सबसे पहले हमें माइंड में एक चीज रखनी है कि जो रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं वो हमें दो ही वैल्यू रिटर्न करते हैं, दैट इज ट्रू एंड फॉल्स। अब ऐसा क्यों कह रही हूं मैं? हमने ये वाला अपना ऑपरेटर पहले ही पढ़ लिया है अब अपने अभी इनिशियल स्लाइड्स में। इसका मतलब क्या होता था? फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे चेक करना है क्या मेरा 2 इक्वल टू 5 है, ऑब्वियसली नॉट। तो इसका आउटपुट क्या होगा? या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, राइट? या तो मेरा नंबर इस वाले नंबर के इक्वल में होगा, दैट इज ट्रू, या फिर मेरा नंबर ये वाले नंबर के इक्वल नहीं होगा, मींस फॉल्स। तो ऐसे ऑपरेटर्स जिनकी सिर्फ दो वैल्यू आएंगी, ट्रू या फॉल्स, वो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। और भी होते हैं लेकिन अभी हम थोड़ा सा माइंड में रख लेते हैं। इसमें कौन कौन से ऑपरेटर आते हैं? इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल। अभी हम इनकी इंप्लीमेंटेशन देखेंगे वन बाय वन। देन वी आर हैविंग लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर मींस जो किसी लॉजिक पे वर्क करते हैं। क्या करते हैं? किसी लॉजिक पे वर्क करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे देखो, हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर गिवन है, एंड, और, एंड, नॉट। एंड क्या कहता है? फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि यू नीड टू डू दिस एंड दिस। मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिया, मैंने कहा आपको ये भी करना है और ये भी करना है, मतलब हमें दोनों काम करने पड़ेंगे। तो सिमिलरली जब हमारी दोनों कंडीशन करेक्ट होंगी, यहाँ पे हम कंडीशंस की बात करेंगे, तो जब भी मेरी दोनों कंडीशन करेक्ट होंगी तभी मुझे आउटपुट में ट्रू मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जल्दी से एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो अगर मैंने कहा कि मेरा जो 2 है वो ग्रेटर देन 1 है, करेक्ट। उसके बाद हम एंड यूज कर रहे हैं, और फिर मैंने कहा कि जो मेरा 9 है वो ग्रेटर देन 7 है, ये भी बिल्कुल ठीक है। मतलब इसकी मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? ट्रू मिलेगा। उसके बाद हमें क्या मिला? एंड मिलेगा, आई मीन एंड एज इट इज हम लिख देंगे। इसका भी आउटपुट मुझे क्या मिला? ट्रू। मैंने आपसे क्या कहा था? जब हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? ट्रू। सिंपल। तो एंड वाली कंडीशन की ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए, मीन्स ये भी ट्रू होना चाहिए ये भी ट्रू होना चाहिए, तभी हमें ट्रू मिलेगा। नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर होता है हमारे पास और ऑपरेटर, और हमें चॉइस देता है कि चलो मान लो अगर यहाँ पे 11 होता तो क्या होता? सोचो। आई थिंक माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ पे हमारे पास चॉइस मिल गई है। हमें क्या मिल गई है? चॉइस मिल गई है। कैसे चॉइस मिल गई है? मीन्स मुझे पता है कि इसकी वैल्यू मेरे पास अब फॉल्स आएगी, राइट? इसको भी और कर लेते हैं, और हम पढ़ रहे हैं। इसकी वैल्यू मेरे पास फॉल्स आएगी, और अब या वाली कंडीशन हो गई है, ये थोड़ा माइंड में रखना। इसकी वैल्यू मेरे पास ट्रू आई, तो और क्या कहता है? फॉर एग्जाम्पल इफ आई से कि वुड यू लाइक टू टेक टी और कॉफी, अब वो एक ही चीज चूज करेगा क्योंकि मैंने उसे ऑप्शन दिया है, चाय या फिर कॉफी। तो सिमिलरली मैंने या वाला कंडीशन कर दिया कि या फिर ये ट्रू होना चाहिए या फिर ये ट्रू होना चाहिए। अगर दोनों में से कोई भी एक ट्रू हो गया तो मैं आउटपुट में ट्रू दे दूंगा। सिंपल, ये और का फंडा है। नॉट क्या कहता है कि मैं रिवर्स कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मुझसे कहा कि 2 इज ग्रेटर देन 5 और आपने लिख दिया बाहर नॉट, कि नॉट बताओ इसका, तो मुझे पता है कि ये फॉल्स है, लेकिन मैं फॉल्स का ट्रू बना दूंगा, मतलब मैं अपने काम को रिवर्स कर दूंगा। सो दैट इज माई नॉट ऑपरेटर, नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। सिंपल। आई होप दिस इज क्लियर। ये इंपॉर्टेंट है तो हमें माइंड में रखना है ये। चलो नेक्स्ट वी आर हैविंग मेंबरशिप ऑपरेटर। अब मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबर से पता चल रहा है। फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी में पार्ट लिया है तो हम उसके मेंबर हो जाएंगे। सिमिलरली मेंबरशिप ऑपरेटर क्या कहता है? मान लो अगर मुझे चेक करना है क्या एच मेरा हेलो में है, किसमें है? हेलो में।
बताओ, क्या एच मेरा हेलो में है? बिल्कुल है ना? तो उसके लिए हम यूज करते हैं अपने मेंबरशिप ऑपरेटर। कौन सा मेंबरशिप ऑपरेटर? इन। इन मीन्स क्या होता है? मैं। तो क्या एच हेलो में है? बिल्कुल है। तो ये भी हमें क्या रिटर्न करेगा? या तो ट्रू या तो फॉल्स, तो ही वैल्यू होंगी। ऑब्वियस है कि या तो वो मेरा उसका पार्ट होगा या फिर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको बना दूंगा एफ, क्या मेरा एफ हेलो का पार्ट है? आंसर इज फॉल्स। तो दिस इज हाउ मेंबरशिप ऑपरेटर वर्क्स। मेंबरशिप क्या करते हैं? प्रेजेंस को चेक करते हैं कि या तो वो प्रेजेंट होगा या तो वो प्रेजेंट नहीं होगा। मान लो, चलो इसी को हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। मान लो अब अगर मैं कह रही हूं, क्या मेरा जी, क्या मेरा जी हेलो में है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर मैं यहां पे लिख दूं नॉट है, क्या लिख दूं? नॉट है। तो क्या मेरा जी हेलो में नहीं है? हाँ, नहीं है, मीन्स आउटपुट इज ट्रू। तो दिस इज हाउ मेंबरशिप ऑपरेटर वर्क्स। वो हमारी प्रेजेंस को चेक करते हैं। अगर हमें चेक करना है क्या वो है तो यूज इन, अगर हमें चेक करना है क्या ये नहीं है तो यूज नॉट है। सिंपल। नेक्स्ट वी आर हैविंग आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या करता है? वो आइडेंटिटी को चेक करता है। अगर मैं बोलूं किसी भी चीज को, फॉर एग्जाम्पल क्या ये है, सो दिस इज योर आइडेंटिटी ऑपरेटर। जैसे कि इज का हम यूज करते हैं सेम ऑब्जेक्ट को चेक करने के लिए। इज नॉट का हम यूज करते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट को मैच करने के लिए, चेक करने के लिए। जैसे कि चलो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम आइडेंटिटी का। फॉर एग्जांपल मैंने अगर कहा मेरे पास है a इक्वल्स टू 5, ठीक है। मेरे पास एक और वेरिएबल है दैट इज b इज इक्वल्स टू 5। अब मुझे ये दिख रहा है कि ये दोनों वेरिएबल इक्वल है, मतलब इनकी वैल्यूज इक्वल है। तो अगर मैंने कहा प्रिंट a इक्वल टू बी, बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा? ये हम पढ़ चुके हैं। यस, ट्रू आएगा। लेकिन मान लो अगर मैं इसी की जगह कहूं, इसने बोला है सेम ऑब्जेक्ट, मीन्स इसका मतलब क्या है? अगर मैंने कहा क्या मेरा ए इज बी है, अब मैंने ऐसा क्यों लिखा? अब माइंड में रखना, ये वाला हमारा चेक करता था डायरेक्टली वैल्यूज को कि क्या मेरी ए की वैल्यू दैट इज 5, बी की वैल्यू दैट इज 5 क्या इसके इक्वल है? बिल्कुल है। लेकिन अगर मेरी कंडीशन है, अगर मुझे ये चेक करना है क्या इनकी मेमोरी लोकेशन इक्वल है, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। एक्चुअली जो आप हमने लिखा है ए इज बी, ये हमें फॉल्स देगा। क्यों फॉल्स देगा? बिकॉज ए के लिए अलग कंटेनर बना होगा मेमोरी में, बी के लिए अलग कंटेनर बना होगा, तो इन दोनों की मेमोरी लोकेशन बिल्कुल ही अलग है। तो जब भी हमें मेमोरी लोकेशन को कंपेयर करना हो या चेक करना हो तो हम आइडेंटिटी का यूज करते हैं। जब भी हमें वैल्यूज को कंपेयर करना हो तो हम इक्वल का यूज करते हैं। सिंपल। तो हम आइडेंटिटी के लिए लोकेशन याद रख सकते हैं। जब भी हमें लोकेशन चेक करनी है तो वी यूज आइडेंटिटी ऑपरेटर। नेक्स्ट है बिटवाइज ऑपरेटर। एक्चुअली बिटवाइज ऑपरेटर बहुत डिटेल में हम बहुत रेयरली पढ़ते हैं, अपने टॉपिक्स में हम बहुत रेयरली करते हैं, बट स्टिल ये हमारे सिलेबस में। तो बस हमें माइंड में इतना रखना है इसके लिए कि जो आपके बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं वो बिट्स के साथ वर्क करते हैं। मतलब बिट्स मीन 0 एंड 1। तो जो भी अगर हमें कोई भी कैलकुलेशन करनी है और वो कैलकुलेशन में 0 या 1 इन्वॉल्व है, तो वहां पे हम कौन सा हमेशा ऑपरेटर्स का यूज करते हैं? बिटवाइज ऑपरेटर। बाकी ऑपरेटर्स आपके बिट्स से काम या बिट्स के साथ काम नहीं करते हैं। ओनली बिटवाइज ऑपरेटर ऐसा है जो आपके नंबर को लेगा, उसे बिट्स में कन्वर्ट करेगा, फिर बिट्स के साथ वर्क करता है। सिंपल। आई होप दिस इज क्लियर। चलो अब थोड़ी इंप्लीमेंटेशन पार्ट पे हम आते हैं, क्योंकि इसके लिए इंप्लीमेंटेशन समझना काफी ज्यादा जरूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इंप्लीमेंटेशन पार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ऑपरेटर्स का इंप्लीमेंटेशन। अब ऑपरेटर्स के लिए तो हमें एक सिंगल सिंगल लाइन लिखनी है, मींस इफ 2 इज ग्रेटर देन 3, 2 इज इक्वल्स टू 3। तो उसके लिए हमारा शेल से वर्क काम हो जाएगा। तो चलो हम डायरेक्टली शेल पे आ जाते हैं। दैट इज इंटरैक्टिव मोड ओनली। मान लो अगर मुझे चेक करना है क्या मेरा 2 ग्रेटर देन 1 है, आंसर क्या आना चाहिए? ट्रू। सिंपल। तो ये हमारा क्या था? रिलेशनल ऑपरेटर था दैट इज ग्रेटर देन। अगर मुझे चेक करना है क्या मेरा 10 इज इक्वल्स टू 5 है, आंसर इज फॉल्स। सिंपल। सो इक्वल टू ऑपरेटर। उसके बाद हमने अपना नॉट इक्वल टू ऑपरेटर पढ़ा था। मान लो कि मैंने लिखा 12, नॉट आपको 1 के साथ मिल जाएगा। सो मुझे लिखना है फॉर एग्जाम्पल क्या मेरा 12 नॉट इक्वल्स टू 12 है, नहीं ये तो इक्वल टू 12 है, तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। सिंपल। सिमिलरली अगर मुझे ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू चेक करना है, मान लो अगर मैंने लिखा क्या मेरा 20 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 20 है। अब देखो ग्रेटर देन तो नहीं है, लेकिन हाँ इक्वल्स टू तो जरूर है। तो देखो जस्ट अ सेकेंड, क्या मेरा 20 ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 20 है? सी बिल्कुल है, तो ये मुझे डायरेक्टली ट्रू रिटर्न कर देगा। तो हम इस टाइप से अपने
रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर के साथ काम करते हैं। अब मेन बात आती है लॉजिकल ऑपरेटर की। मान लो अगर मुझे अब लॉजिकल ऑपरेटर के साथ काम करना है तो मैंने आपसे क्या कहा था, फॉर एग्जांपल अगर मान लो क्या मेरा 12 ग्रेटर देन 2 है, बिल्कुल है, मैं एंड यूज कर रही हूँ। एंड में क्या था कि ये वाली भी कंडीशन होनी चाहिए और सेकंड कंडीशन भी ट्रू होनी चाहिए, तभी काम चलेगा। तो मान लो फिर मैंने लिख दिया क्या मेरा 21 ग्रेटर देन 55 है, चलो पहले हम ट्रू वाली कंडीशन दे देते हैं। अब ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू, कि ये सही बात है। ये भी क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। तो एंड क्या कहता था, जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी मैं ट्रू रिटर्न करूंगा, सिंपल। सो दिस इज हाउ माई एंड वर्क्स। सो अगर सिमिलरली अगर मुझे और के लिए वर्क करना तो हम और के लिए क्या करेंगे, मान लो कि मैंने लिखा क्या मेरा 12 3 से ग्रेटर है, बिल्कुल है। फिर मैंने लिखा और क्या मेरा 34 ग्रेटर देन 78 है, दिस इज रॉन्ग। अब और क्या कहता था कि मेरे पास एक कंडीशन ट्रू आनी चाहिए, या तो ये ट्रू होना चाहिए या फिर ये ट्रू होना चाहिए। तो हमें पता है ये वाला हमारा ट्रू है, तो और क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन अगर ये वाली कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है और ये तो फॉल्स है, तो हमारा और फॉल्स रिटर्न कर देता है, क्योंकि और का क्या फंडा है कि कोई भी दोनों में से एक एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। चलो रन करते हैं। करेक्ट आंसर इज ट्रू, बिकॉज एक कंडीशन हमारे पास ट्रू थी। सिमिलरली अगर मुझे मेंबरशिप ऑपरेटर के साथ वर्क करना है तो मेंबरशिप ऑपरेटर के लिए हम क्या करते हैं, मान लो अगर मैंने लिखा क्या मेरा पी ले लेते हैं हम। अब ये कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, तो कोर्स में ही आएगा। क्या मेरा पी पाइथन में है, क्या रिटर्न करेगा, बिल्कुल है, इट रिटर्न्स ट्रू। लेकिन अगर मैंने लिखा होता क्या मेरा जी पाइथन में है, अगेन कोट्स लगाने पड़ेंगे हमें, क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। लेकिन अगर मैंने सेम चीज लिखी होती क्या मेरा जी पाइथन में नहीं है, तो हम उसके लिए क्या लिखते हैं, नॉट इन पाइथन। बिल्कुल सही बात है कि मेरा जी तो पाइथन में है ही नहीं, सी ट्रू देगा क्योंकि ये बात सही कर रहा है। सो दिस इज हाउ मेंबरशिप ऑपरेटर्स वर्क। अब मान लो अगर मैंने लिखा कि क्या मेरा 2 इज इक्वल्स टू 2 है, बिल्कुल है, राइट। तो नेक्स्ट वी आर हैविंग टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन को हम कास्टिंग भी बोलते हैं। अब टाइप कन्वर्जन देखो इसके नेम से ही पता चल रहा है, टाइप को कन्वर्ट करना इज नोन एज टाइप कन्वर्जन। तो हमारे पाइथन में दो टाइप के कन्वर्जन होते हैं, एक हमारे पास होता है इम्प्लिसिट कन्वर्जन और दूसरा हमारे पास होता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। इम्प्लिसिट जो अपने आप करता है पाइथन, जो हमें करने की जरूरत नहीं है। जैसे देखो मेंशन भी है पाइथन डज इट ऑटोमेटिकली। मान लो अगर मैंने लिखा x इज इक्वल्स टू 5, y इज इक्वल्स टू 2.5, अब इनका सम क्या आया 7.5। पाइथन ने कुछ चेक करा, ठीक है इंटीजर और फ्लोट दो चीजें सम हो रही हैं तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, एक फ्लोट वैल्यू मिलेगी, क्योंकि 0.5 तो हमें रखना ही है। तो उसने अपने आप z को एक फ्लोट डेटा टाइप का बना दिया, सिंपल। सो दिस इज आवर इम्प्लिसिट कन्वर्जन। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, जो हमें जबरदस्ती करनी पड़ती है यूजिंग सम फंक्शन। अगर याद हो हमने अपने इनपुट फंक्शन का यूज करा था, इनपुट हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है, तो उसके बाहर हमने अपना क्या लिखा था, इंट लिखा था, रिमेंबर। इंट क्यों लिखा था, ताकि हमारी जो भी स्ट्रिंग वैल्यू है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, इंट में कन्वर्ट हो जाए। तो वो एक्चुअली हम वहां पे एक्सप्लिसिट कन्वर्जन ही कर रहे थे। देखो जैसे यहाँ पे उसने एक इंटीजर वैल्यू ली, उसने उसे इंट में ही एनक्लोज कर लिया, कुछ चेंज नहीं आएगा बिकॉज इंटीजर था, इंटीजर ही में गया है। यहाँ पे देखो जैसे हमारे पास 100 था, इंटीजर वैल्यू थी, लेकिन उसने उसको किसके अंदर रख दिया, क्या फंक्शन यूज कर लिया, स्ट्रिंग फंक्शन यूज कर लिया। स्ट्रिंग क्या करेगा, 100 को जबरदस्ती स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। सो दिस इज आवर स्ट्रिंग फंक्शन, सिंपल। नेक्स्ट है बुलियन। अब बुलियन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर मेरे पास 0 है तो उससे बुलियन कैसे मिलेगा। अगर याद हो तो जो हमारा 0 होता है उसका मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है। सिमिलरली जो हमारे पास 1 होता है उसका मतलब क्या होता है, ट्रू होता है, राइट। तो इसी तरीके से जो हमारे बुलियंस है उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर हमने अपने बुलियन फंक्शन को 0 दिया तो वो मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर मैंने यहाँ पे 1 दिया होता अपने बुलियन फंक्शन को तो वो मुझे क्या रिटर्न करता, ट्रू रिटर्न करता, सिंपल। अच्छा दो और फंक्शन है, दैट इज ऑड एंड कैर। ऑड क्या कहता है, अगर आपको किसी भी कैरेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग में जो नंबर है वो चाहिए तो आप मुझे यूज करो। इसके लिए हमारे पास एक इंटरचेंज कोड होता है, दैट इज एस्काई। क्या होता है, एस्काई होता है। एस्काई क्या कहता है कि अगर आपको किसी भी कैरेक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग में जो नंबर है, या फिर अगर आपको किसी भी कैरेक्टर को नंबर में रिप्रेजेंट करना है तो मैं आपको उसके लिए नंबर दूंगा। तो एक स्टैंडर्ड गिवन नंबर्स है ये। तो अगर मैंने लिखा ऑड ए, तो एक्चुअली जो कैपिटल ए होता है उसके लिए हमारे पास 65 नंबर होता है। और जो हमारे पास स्मॉल लेटर्स होते हैं, मतलब जो ए की हमारी सीरीज है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम 97।
हमें ये माइंड में रखना है। तो एस का वैल्यू स्मॉल ए की 97 से स्टार्ट होती है, फॉलोड बाय बी सी डी ई एफ जी। मतलब अगर ए की 97 है तो बी की 98, सी की 99। सिमिलरली कैपिटल ए का अगर 65 है तो कैपिटल बी का 66, कैपिटल सी का 67, ऐसे माइंड में रखना है। कैर क्या कहता है? वो कहता है कि आप मुझे नंबर दो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो भी कैरेक्टर होगा वो मैं आपको रिटर्न करके दे। उल्टा है ऑड और कैर, सिंपल। उसके बाद यहाँ पे मैं कुछ फंक्शंस गिवन है, बिल्ट इन टाइप कन्वर्जन। इनमें से कुछ तो हम देख ही चुके हैं। जो इंट फंक्शन है वो हमारी वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करता है, फ्लोट फ्लोट में करता है, मतलब डेसिमल में करता है। एसटीआर हमारी गिवन वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। पूल हमारी गिवन वैल्यू को बुलियन वैल्यूज में कन्वर्ट करता है। और हमारी जो भी गिवन कैरेक्टर होगा उसका हमें इंट फॉर्म, मतलब उसके नंबर जो होगा कॉरस्पॉन्डिंग में वो रिटर्न करेगा। नेक्स्ट वी आर हैविंग कैर। कैर क्या करता है? जो भी हम उसे नंबर देंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग में जो कैरेक्टर होगा वो हमें रिटर्न कर देगा। सो आई होप दिस इज क्लियर। आज हम अभी ये वीडियो यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। पहले हमें यहां तक अच्छे से करना है, इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको इसी के बाद मिल जाएगा। सो प्रैक्टिस करो जितना हो सके, थ्योरी भी माइंड में रखो लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पे ध्यान दो। अपनी टाइप कास्टिंग की इम्प्लीमेंटेशन की बात कर लेते हैं जल्दी से। मान लो अब हमें करनी है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग कितनी टाइप की थी? 2 टाइप की थी। फर्स्ट हमारे पास थी इम्प्लिसिट कास्टिंग। तो जब भी हम इम्प्लिसिट की बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लो 2 वेरिएबल बनाए, एक में मैंने स्टोर कर दिया 11 और मैंने एक और वेरिएबल बनाया दैट इज बी। बी में मैंने स्टोर कर दिया 5। ठीक है। अब जैसे ही मैंने करा प्रिंट ए बाय बी, मुझे पता है ये मेरा डिवीजन ऑपरेटर है, कैसी वैल्यू रिटर्न करेगा? डेसिमल वैल्यू या फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा। अब मुझे पता है जो मेरे डिवीजन में वैल्यूज यूज हुए हैं या वेरिएबल यूज हुए हैं वो दोनों इंटीजर है। वैल्यू इन जनरल अगर हम बात करें तो हमें तो लगता है कि हाँ भाई इंटीजर आनी चाहिए। जब मैंने फ्लोट दिया ही नहीं तो फ्लोट अपने आप कैसे कन्वर्ट होगा? लेकिन देखो क्या होगा, पाइथन ने 2 इंटीजर वैल्यू ली लेकिन इम्प्लिसिटली उसने उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? फ्लोट में। मतलब हमने उससे नहीं कहा, पाइथन ने खुद एनालाइज करा। ठीक है, जो यूजर है वो 11/5 कर रहा है, जिसका आंसर 5 2 10। अगेन 1 बचा, पॉइंट लगाया, 0 पड़ा है, 5 2 10 आना चाहिए। तो सिमिलरली ये काम हमने नहीं करा, ऐसी कन्वर्जन जो पाइथन खुद कर लिए दैट इज और इम्प्लिसिट कन्वर्जन। यहाँ पे हमने उससे बिल्कुल नहीं कहा था कि आप फ्लोट में कन्वर्ट करो, लेकिन फिर भी उसने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये हमारे पास क्या था? इम्प्लिसिट कन्वर्जन। नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सप्लिसिट कास्टिंग और कन्वर्जन वी कैन से। अब एक्सप्लिसिट कास्टिंग क्या होता है? मान लो मेरे पास एक ए वेरिएबल है, मैंने उसमें वैल्यू स्टोर कर दी है लेट्स से 12। ठीक है। फिर मैंने बी वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने वैल्यू ए स्टोर कर दी है। लेकिन मेरी प्रॉब्लम क्या है, मुझे इसे फ्लोट टाइप का बनाना है। किस टाइप का बनाना है? फ्लोट। लेकिन ये तो मेरा भी इंटीजर टाइप का ही आएगा, है ना? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर मैं लिख दूं कि आप मेरे ए को फ्लोट में कन्वर्ट कर दो या इंट में कन्वर्ट कर दो, चलो फ्लोट में कर लेते हैं। आप मेरे ए को फ्लोट में कन्वर्ट कर दो, तो इसकी आउटपुट क्या आनी चाहिए? क्या आनी चाहिए बताओ? यस 12.0 आनी चाहिए। चलो देखते हैं, बी को प्रिंट करवाते हैं। मैंने बी में क्या करा, अपने ए को फ्लोट डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दिया। मैंने लिख दिया फ्लोट ए, उसके बाद मैंने बी को ही प्रिंट करा दिया। तो हमें आउटपुट में क्या मिलना चाहिए? 12.0। सी 12.0। तो ये होती है हमारी एक्सप्लिसिट कास्टिंग, जहां पे हम जबरदस्ती एक इंटीजर वैल्यू को फ्लोट में कन्वर्ट कर देते हैं। और हमने वो भी तो देखा है जब हम अपना इनपुट फंक्शन यूज करते थे। मान लो अगर मुझे एज लेनी है तो एज के लिए हम क्या लिख देते थे? इंट, उसके बाद अपना इनपुट फंक्शन लिखते थे, फिर इनपुट में हम लिखते थे एंटर योर एज, राइट? तो ये भी हमारी क्या थी जो अभी तक हम देख रहे थे? एक्चुअली ये भी तो एक्सप्लिसिट कास्टिंग है। कैसे है भाई एक्सप्लिसिट कास्टिंग? कि मेरे पास एक स्ट्रिंग वैल्यू थी, मैंने उसे जबरदस्ती किसमें कन्वर्ट कर दिया? इंट में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज माय एक्सप्लिसिट कास्टिंग, सिंपल। तो हमें यहां तक थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है आज। कोई डाउट हो तो जरूर कमेंट में मेंशन करना है, आई विल टेल यू इन नेक्स्ट क्लास। और अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो, लग रहा हो ज्यादा थोड़ा सा धीरे पेस पे तो जा रहा है, बट द रीजन इज कि एक्चुअली मैं चाहती हूँ अभी आपको पहले बेसिक्स क्लियर हो जाए आपके 11th के, ताकि आप उसे आगे बहुत अच्छे से डिटेल में हम बाकी अपने टॉपिक्स को कर पाए। बिकॉज अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो बाकी के टॉपिक्स थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाएगा। तो फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर में हम थोड़ा सा ज्यादा अपने बेसिक्स पे ध्यान देंगे, तो थोड़ा सा आपको लग सकता है धीरे पेस पे चल रहा है आपका वीडियो, बट एक बार आपका पेस आ जाए, आप समझ जाओ चीजों को, तो हम
बहुत जल्दी आगे अपने टॉपिक्स पे पहुंच जाएंगे और उनको थोड़ा सा जल्दी कवर करेंगे। सो अगर किसी को कोई भी डाउट हो, जस्ट कमेंट, आई विल टेल यू देयर ओनली और इन नेक्स्ट वीडियो ऑल्सो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।